नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां आज सीएम धामी नीति आयोग की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल होंगे। और सीएम धामी ने कहा है कि राज्य के अंदर आने वाले पर्यटकों को सुविधा देनी पड़ती है, उसको लेकर अपनी अपेक्षा नीति आयोग के सामने रिपोर्ट रखेंगे। तो वहीं यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर भी सीएम धामी ने कहा है कि इसको लेकर तेजी से काम चल रहा है और 30 जून से पहले कमेटी यूसीसी ड्राफ्ट हमको दे देगी। आपको बता दें कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह शामिल होगा, जिसमें लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो काम हमारे विकास की दृष्टि से चल रहे हैं उन सभी कामों को रखेंगे। इसके साथ साथ नीति आयोग से हम ये भी अपेक्षा करेंगे कि उत्तराखंड जैसे जो हमारे हिमालयन राज्य हैं, अन्य राज्य भी हैं हिमालयन राज्यों के लिए, और खासतौर से उत्तराखंड राज्य के अंदर जितनी हमारी आबादी है उसके कई गुना 5-6 गुना साल भर में आने वाले पर्यटकों के रूप में, सैलानियों के रूप में, कांवड़ यात्री के रूप में, श्रद्धालुओं के रूप में, चारधाम यात्री के रूप में आने वालों की संख्या होती है। लगभग 7 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोगों का हमें कहीं न कहीं आतिथ्य सत्कार करना पड़ता है, उनको सभी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। तो निश्चित रूप से हम अपनी अपेक्षा नीति आयोग के समक्ष रखेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संदीप पांडे दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। संदीप, ये बताइए कि आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इसके अलावा कल भी मुख्यमंत्री दिल्ली में ही बिताएंगे, तो ये 2 दिन का स्केड्यूल क्या रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को उत्तराखंड से दिल्ली आए थे, वहीं आज वो प्रगति मैदान के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सशक्त उत्तराखंड @25 के रोड मैप को साझा करेंगे। साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यटन को लेकर क्या नीति है और इन योजनाओं की क्या प्रगति है, इसकी रिपोर्ट भी बैठक में साझा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री न्यू इंडिया यानी कि नए भारत को लेकर उत्तराखंड की क्या अहम भूमिका रह सकती है, क्या उसकी स्थिति रह सकती, कितना सहयोग कर सकता है, ये भी जानकारी वहां उपस्थित लोगों से साझा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की जो प्राथमिकताएं हैं उससे अवगत कराएंगे, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है। इतने ज्यादा तीर्थयात्री इस बार भी रिकॉर्ड टूट रहा है, तो कैसे वहां पे और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और राज्य सरकार इसके लिए अभी तक क्या प्रयास कर रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। और साथ ही केंद्र सरकार से उत्तराखंड को क्या मदद की आवश्यकता है ताकि विकास की रफ्तार को धार दी जा सके, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री, यही वो पटल है जिस पे अपनी बात साझा रखेंगे ताकि उत्तराखंड को नए विकास और उसको ऊंचाई दी जा सके। क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं उत्तराखंड के @25 को लेकर जो भी उनकी योजनाएं हैं उसमें केंद्र सरकार से अधिक सहयोग लेकर और समयगत उसका विकास किया जा सके, इसको लेकर वो बात साझा करेंगे। बिल्कुल संदीप, 2 दिन बेहद खास रहने वाले हैं, लेकिन ये बताइए कि हम चारधाम यात्रा की बात कर लें या फिर कई पर्यटक स्थल की बात कर ले जहां पर पर्यटकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई जगह पर प्रशासन भी फेल साबित हुआ, तो क्या उन समस्याओं को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है? क्या उसका भी निराकरण निकाला जा सकता है? बिल्कुल, जो ये समस्याएं हैं, चाहे वो पार्किंग की हो या सड़क निर्माण का, वो सब पर्यटन के अंतर्गत आता है। लिहाजा उत्तराखंड पर्यटन का हब बन रहा है, चाहे वो योग के लिए आ रहा हो या फिर तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड में पर्यटन की संख्या बढ़ी है, लिहाजा अब उत्तराखंड के विकास में अब पर्यटन का अहम योगदान भी, इसको लेकर ये भी चर्चा हो कैसे उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप किया जाए, चाहे वो पार्किंग हो या जो टनल्स बन रही हैं उससे उत्तराखंड का स्वरूप ना बिगड़े, इसको लेकर तमाम चर्चा होंगी। और उत्तराखंड को लेकर प्रधानमंत्री भी काफी रुचि लेते हैं। अभी हाल में ही उन्होंने वंदे भारत का जो सौगात दी है उत्तराखंड को, इस दौरान भी उत्तराखंड के विकास को लेकर वो फिक्रमंद दिखे। इसको लेकर मुख्यमंत्री आश्वस्त हैं कि जो भी बातें उत्तराखंड के लिए। संदीप, ये 2 दिन
उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली इसके अलावा कई और जिलों में तेज बारिश की संभावना जाहिर करते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। तस्वीरें देखिए, ये कल रात और आज सुबह की तस्वीरें जहां पर झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया। इसके अलावा बर्फबारी की भी संभावना जाहिर की गई है, जो कि 3500 मीटर के ऊपर वाले इलाके हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में पारा 5 से 6 डिग्री तक गिर चुका है। खास तौर पर देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर में 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 30 तारीख के बाद उत्तराखंड में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन अगले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश और ऊपरी इलाकों में, जो कि 3500 मीटर से ऊपर के इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये वो इलाके हैं जहां पर अगले 24 घंटे के लिए मौसम खराब रह सकता है। यहां पर चारधाम रूटों में खास तौर पर मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि बारिश देखने को मिल सकती है और यात्रा रूट पर बोल्डर गिरने की वजह से यात्रा मार्ग बाधित भी हो सकते हैं। इसलिए इस दौरान सतर्कता बरतें और ट्रैवल करने से बचें। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। और हेमकुंड यात्रा कल भी दोबारा शुरू नहीं हो पाई है। भारी बर्फबारी के चलते कल भी यात्रा स्थगित रही। बीते 2 दिनों से हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे कि हेमकुंड साहिब की यात्रा 2 दिन स्थगित रही है। गुरुवार और शुक्रवार को हेमकुंड साहिब में किसी भी संगत को जाने की अनुमति नहीं दी गई है और पैदल रास्ते पर भारी बर्फबारी के कारण फिसलन भी हो गई है, जिसके बाद में गुरुद्वारा प्रबंधक और साथ ही स्थानीय प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगा दी है। घांघरिया में 1000 तो वहीं गोविंद घाट में 1100 यात्रियों को रोका गया है, लेकिन हेमकुंड साहिब में शुक्रवार को भी मौसम बदला हुआ है। बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। पैदल रास्तों पर बर्फ हटाने का काम भी इसी बीच जारी है। केदारनाथ धाम में एक यात्री के रास्ता भटकने की वजह से वह ग्लेशियर की तरफ पहुंच गया था और ठंड में फंसने की वजह से यात्री की तबीयत भी खराब होने लगी थी, लेकिन समय रहते स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एसडीआरएफ को भटके हुए यात्री की सूचना मिल गई और टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ के जवानों ने बर्फ के ग्लेशियर से यात्री को सकुशल बाहर निकाल लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें रेस्क्यू के दौरान की है, जब इस यात्री को सकुशल बाहर निकाला गया। ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक हाईवे लगभग सभी जगहों पर सड़क ठीक हो चुकी है, लेकिन जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक अभी भी सड़क चौड़ीकरण होने की वजह से हर दिन जाम यहां पर लगा हुआ देखा जा रहा है, जिससे कि घंटों तक तीर्थ यात्री जाम में फंसे रहे। हालांकि जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक सड़क चौड़ीकरण के लिए टेंडर हो चुके हैं और निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिससे कि तीर्थ यात्रियों को जाम में फंसना पड़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक जहां सड़क चकाचक हो चुकी है और सफर का आनंद है, लेकिन जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक जो 5 से 6 किलोमीटर का जो इलाका है उसमें लगातार जाम की स्थिति पैदा हो रही है। और आप देखिए जो ये सड़क है, यहाँ पे ये सड़क थोड़ी सी संकरी है, यानी कि छोटी है। यहाँ से 2 वाहनों का निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हालांकि बीआरओ ने जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक इस सड़क का टेंडर कर दिया है, लेकिन अभी इस पर काम नहीं हो पाया है। लेकिन बताया जा रहा है कि अगली बार जब यात्रा शुरू होगी तो उससे पहले इस सड़क को ठीक कर दिया जाएगा। अगर हेलंग से लेकर जोशीमठ और जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी तक सड़क ठीक हो जाती है तो आने वाले समय में चारों धाम यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और यही सरकार का प्रयास भी है कि चारों धाम रूटों को बिल्कुल चमकाया जाए ताकि तीर्थ यात्रियों को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। नितिन सेवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, मारवाड़ी।
पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड एक बार फिर से बंद हो गई है। लिपुलेख रोड में लखनपुर के पास में भारी लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड होने की चलते यहां पर कैलाश यात्रा एक बार फिर से प्रभावित हुई है। वहीं ऊपरी इलाकों की बात करें तो माइग्रेट होने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बताया जा रहा है कि लखनपुर में 60 मीटर तक लैंडस्लाइड हुआ है। भारी लैंडस्लाइड होने के कारण रोड 2 दिनों तक बंद रह सकता है। कई दूसरे धर्मों के लोग भगवा कपड़े पहनकर हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अब हिंदू साधु संत गांव-गांव तक जाएंगे और ये फैसला विश्व हिंदू परिषद के हरिद्वार में हुई बैठक में लिया गया। इसके साथ साथ हिंदुओं के विरोध में चल रहे एजेंडे पर कड़े एक्शन की बात भी कही गई है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विश्व हिंदू परिषद की 2 दिन तक हरिद्वार में चली बैठक में देश भर के साधु संतों ने एक मंच पर एक सुर में हिंदुत्व को मजबूत करने पर बात की। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक का एजेंडा इस बात पर फोकस रहा कि कैसे पूरे देश में हिंदुओं को मजबूत किया जाए। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि दूसरे धर्मों के लोग साधु संत बनकर हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रहे, इसीलिए साधु संत गांव-गांव तक जाएंगे। देश के मंदिरों में सरकारी कंट्रोल खत्म होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद चर्च पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता और हिंदू मंदिरों का पैसा हिंदुओं के हित में खर्च होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की आड़ में कई जमीन माफिया हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हिंदुओं में भेदभाव और छुआछूत की बात मन में डालकर धर्मांतरण किया जा रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। समलैंगिक विवाह और लिव इन रिलेशनशिप की आड़ में हिंदुओं की मान्यताओं पर चोट हो रही है, इसीलिए इन्हें मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। फिर मंदिर ही अपने हाथ में सरकारें क्यों रख रही है, और इसलिए हिंदू मंदिरों का जो नियंत्रण है वह एक पक्षपाती बात भी है, क्योंकि चर्च या मस्जिद के ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं है। केवल हिंदुओं के ऊपर ही हिंदू मंदिरों के ऊपर ही नियंत्रण हो रहा है और इसलिए सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति। बैठक में दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे तो संतों ने एक सुर में मजारों पर एक्शन को सही बताया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने संतों को भरोसा दिया कि देवभूमि सिर्फ देवभूमि रहेगी। वहीं संतों ने कहा कि उत्तराखंड में एक विशेष समुदाय के लोग बढ़ रहे हैं। हर शहर, गांव, आश्रम तक में एक घुसपैठिए की जांच होनी चाहिए ताकि देवभूमि का इस्लामीकरण न हो। जो भी हमसे संतगणों की जो भी अपेक्षा है, उस संतगणों की सब अपेक्षाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि संतगणों का अपना तो कुछ नहीं होता। वो तो जो भी कहते हैं समाज के लिए कहते हैं, देश के लिए कहते हैं, धर्म के लिए कहते हैं, अध्यात्म के लिए कहते हैं। हरिद्वार को हिंदू संस्कृति, धर्म और अध्यात्म का केंद्र माना जाता है और विश्व हिंदू परिषद की बैठक में आए पूरे देश के संत यही संदेश लेकर गए कि कैसे देवभूमि से लेकर पूरे देश में हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत किया जाए। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने रामनगर में डेमोग्राफिक चेंज पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग राज्य बनने से पहले से प्रदेश में रह रहे हैं या बाद में आकर बस गए हैं, वह अब उत्तराखंडी हैं। ऐसे में सरकार को भी ये मान लेना चाहिए कि वह प्रदेश के ही निवासी हैं। अपने शासनकाल में उन्होंने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी थी कि कोई भी रोड किनारे, रेल की पटरी के आसपास या किसी भी विभाग की जमीन पर कब्जा करता है तो ये जिम्मेदारी उस अधिकारी की मानी जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य बनने से पहले से बसे हुए हैं, आप उनको कैसे हटाएंगे? केवल आप डेमोग्राफिक चेंजेस के नाम पर नहीं हटा सकते हैं। हमने जिस समय राज्य बना है उस समय ये सार्वजनिक वादा किया है कि जो लोग यहाँ बसे हुए हैं वो उत्तराखंड के। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीएसपी प्रमुख मायावती ने उत्तराखंड के नेताओं के साथ में बैठक की है। कल लखनऊ में बैठक में उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति पर बातचीत की गई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। उत्तराखंड संगठन में किया गया है फेरबदल। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया। पूर्व विधायक हरिदास भी सस्पेंड किए गए। उत्तराखंड में संभावनाएं तलाशेगी बीएसपी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में बीएसपी
के जो नेता हैं उनमें कुछ बदलाव की जानकारी मिल रही है। और मायावती ने उत्तराखंड के नेताओं के साथ में एक बैठक की थी। कल लखनऊ में बैठक में उत्तराखंड से राजनीति पर बातचीत की गई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी इसमें मंथन किया गया और उत्तराखंड संगठन में फेरबदल किया गया। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष को भी हटा दिया गया। पूर्व विधायक हरिदास भी सस्पेंड कर दिए गए और उत्तराखंड में संभावनाएं अब बीएसपी तलाशेगी। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले बीजेपी अपने संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी का दावा है कि उसने बूथ और बूथ से नीचे पन्ना लेवल पर 4.5 लाख समर्पित कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार की है, जो कि चुनाव में उसके जीत सुनिश्चित करेगी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन बीजेपी मिशन मोड में चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी ने बूथों पर बूथ टोलियां और पन्ना प्रमुख बनाने का टारगेट कंप्लीट कर 4.5 लाख कार्यकर्ताओं का जमीनी नेटवर्क खड़ा कर लिया है। प्रदेश में 11,647 बूथ हैं। बीजेपी ने हर बूथ पर 11 की टोली बनाई और इस तरह 1,28,000 कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ लिया। इसी तरह पार्टी ने मतदाता सूची के हर पन्ने का प्रमुख भी बनाया है। पन्ना प्रमुख के रूप में बीजेपी ने 2,93,000 कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी कर दी है। हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच में रहता है, जनता के समस्याओं के निराकरण में अपना योगदान देता है, जनता से संवाद करता है। तो 2024 का हो या कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सदैव तैयार रहता है। बीजेपी को लगता है कि उसका ये जमीनी नेटवर्क लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुगलते में है। ऐसे ही माइक्रो मैनेजमेंट उसका पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक और हिमाचल में भी रहा, लेकिन वहां क्या हश्र हुआ ये सभी जानते हैं। ये कार्यकर्ताओं की लिस्ट देकर हमें न भरमाएं। पन्ना प्रमुख आपके क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो हमको पता है। खनन माफिया, शराब माफिया और भू माफियाओं ने जो आतंक पूरे प्रदेश में मचा रखा है, आपके ये 4 लाख कार्यकर्ता उस एंटी इनकम्बेंसी को पाट नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। संगठनिक प्रबंधन और चुनावी तैयारियों में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 4.5 लाख कार्यकर्ताओं की ये टीम बीजेपी की नीतियों और कार्यक्रमों को जमीनी लेवल तक ले जाने में मददगार साबित होगी। लेकिन वो वोटों को बीजेपी के पक्ष में कितना कन्वर्ट कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।